और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। अगर अपने संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान चुना गया सदन नहीं करेगा, लोकतांत्रिक प्रणाली के सामने स्वयं एक गंभीर संकट खड़ा होगा। इसलिए संवैधानिक प्रतीकों, संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान चुने गए जनप्रतिनिधियों का दायित्व होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस मामले में हम लोग चूक करते हैं। परिपाटी अच्छी होनी चाहिए, परिपाटी अच्छी जैसे इस विधान सभा में पिछली चर्चाओं में 2019 में 2020 में हम लोग उस प्रकार की किसी चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाए वैश्विक महामारी कोरोना के कारण। लेकिन 2019 में इस मामले में काफी अच्छे काम हुए थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे की डिबेट, देश का पहला कोई लोकतांत्रिक मंच था और खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पर चर्चा की और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के ये सभी गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, यानी आप देखेंगे जो चर्चा इस विधानमंडल में हो रही थी कोविड के दौरान, उस चर्चा ने हमें एक बल दिया उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। या फिर अन्य मुद्दों पर भी यहां पर संविधान दिवस के अवसर पर भी 26 नवंबर 2019 को इस सदन में बैठ करके एक चर्चा की थी। हम फंडामेंटल राइट की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं, इस पे भी क्या सदन चर्चा करेगा। और पहली बार किसी सदन में अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर भी चर्चा हुई थी और उत्तर प्रदेश विधानसभा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय सदस्यों ने, सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को भी रखा था और साथ साथ अपने उन दायित्वों का बोध भी करते हुए समाज के सामने बहुत पॉजिटिव संदेश भी दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित बिल पर भी एक स्पेशल सेशन बैठा था और तब भी सदन में चर्चा हुई थी। हमने टालने की रणनीति नहीं अपनाई। एक चर्चा जिसके लिए विधायिका का मंच बना हुआ है, उसका बेहतर उपयोग। और राज्यपाल भी जब आती हैं तो श्री राज्यपाल का सम्मान करना सत्ता पक्ष विपक्ष इस सबका सामूहिक दायित्व है। राज्यपाल पार्टी का नहीं, प्रदेश का है। और प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के प्रति सम्मान का भाव होना, उसी प्रकार से जैसे संवैधानिक प्रतीकों के प्रति हम लोग सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, विधायिका के मंच पर राष्ट्रपति जी के लिए, राज्यपाल जी के लिए, न्यायपालिका के प्रति कोई भी विपरीत और प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हो सकती है, नहीं करनी चाहिए। परिपाटी तो ये है। लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस प्रकार का आचरण देखने को मिल रहा, वास्तव में वह पीड़ादायक है, चिंताजनक है। और मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत इस बात पर अवश्य चिंता होती है कभी कभी कि वास्तव में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें अपने सदन को इस बारे में तैयार करना होगा। क्यों जनता के मन में एक जनप्रतिनिधि की छवि इतनी सेवा करता है, दिन रात कार्य करता है, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनता है, लेकिन उस सब के बावजूद जो विश्वास का प्रतीक उसे बनना चाहिए नहीं बन पाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ही एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को भ्रष्ट और बेईमान बनाने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपनाते हैं और उस प्रकार के वक्तव्यों को देते हैं। और उसका परिणाम है कि जहां कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि जाता है, मुझे याद है आज से लगभग 18 साल पहले की घटना है। उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एक बैठक हम लोगों की चल रही थी। उस समय एक माननीय सांसद आए दौड़े दौड़े और उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा साहब हम लोगों को लेट हो गया, ट्रेन में
हम लोग चल रहे थे, तब तक एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, साहब मैं फलानी पार्टी का नेता हूं। नेता शब्द सुनते ही पब्लिक उस पर टूट पड़ी, पब्लिक उसको मारने लग गई, बड़ा विवाद हुआ है, किसी प्रकार से बचा करके हम लोग लेकर के आए हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, ये क्षरण क्यों हुआ, कोई बात तो होगी। और महोदय, मैं उस आचरण के लिए कृपया कोई इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे, लेकिन मुझे अज्ञे की कुछ पंक्तियां याद आई हैं। आप साहित्यकार हैं, साहित्यिक विधा में पारंगत हैं, और इसलिए अध्यक्ष जी मुझे वे पंक्तियां जब अज्ञे की याद आई, अज्ञे यथार्थवादी चिंतक थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने दिस पाया और कहां से सीखा दसना। क्या हम अपने आचरण से इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं? इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था, या राज्यपाल जी के बारे में यहां पे टिप्पणी करना ये संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था। ये वास्तव में हम विधायिका को अब एक अविश्वसनीयता के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। पब्लिक हमें संदेह की नजरों से इसलिए देखती है क्योंकि हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके दायरे में आ जाता है। फोटो तो सबका आता है, आ जाता है उसमें। भाई हम बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश, आखिर यहां पे हम लोग एक तरफ मांग करते हैं कि सारी जितनी भी व्यवस्था हो इसका लाइव हो, लेकिन उसके बाद हमारे भाषण क्या होते हैं कि राज्य क्या क्या सत्ता पक्ष का ही है क्या, ये राज्य आपका नहीं है क्या, ये राज्य के प्रति क्या क्यों किसी पक्ष का दायित्व है, आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? जब आप लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, और एनसीआरबी की घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो देश और दुनिया के अंदर हम मैसेज क्या देते हैं, संदेश क्या देते हैं? और वही स्थिति थी, वो बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी। राज्यपाल महोदया एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा महिला। अगर आप इसको परिपाटी मान लेते कि भाई संवैधानिक प्रमुख का हमें सम्मान करना है तो ये बहुत अच्छी बात होती, लेकिन अगर वह नहीं होता तो कम से कम महिला के नाते तो सम्मान कर लेते। कभी नहीं किया। एक नई परिपाटी बन गई है। और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता। ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। एक बार एक घटना हुई, और मैं सही बता रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी सुनते होंगे। मैं एक कार्यक्रम में गया था, आप जानते हो कि मैं फील्ड में कहीं जाता हूं तो कुछ चीजें कार्यक्रम का हिस्सा होती हैं। जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल तो नहीं खुले, तो मैं अक्सर जाता हूं तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जाऊं, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है। और इसीलिए हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत लगभग 93,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प की उसकी आमूल प्रवर्तन में बुनियादी सुविधाओं का राकेश योगदान नहीं, इस पूरे सदन के हर सदस्य का उसमें योगदान है, हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का उसमें योगदान है। कुछ लोगों ने विद्यालय अडॉप्ट किए, कुछ लोगों ने
अन्य तरीके से वहां पर उसमें योगदान किया और उसके बाद ये सब परिवर्तन हुआ, बच्चों की संख्या बढ़ी। मैं जाता हूं, अक्सर जाता हूं, उसी में आंगनबाड़ी में भी जाते हैं, उसी में कुछ लोग अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम रख लेते हैं। तो मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2-2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। तो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता वर्गों, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं आपका अभिनंदन करता। लेकिन कम से कम आप तो वास्तव में उस यथार्थवादी परंपरा के बहुत सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं जिसने समाजवादी आंदोलन को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उस अभियान को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। बलिया की धरती उसके लिए जानी जाती है और आपको कम से कम इसको परहेज करना चाहिए इस प्रकार की चीजों से। बाकी अन्य लोग क्या कर रहे हैं उनकी सोच है और इस उम्र में सब शोभा नहीं देता है। लेकिन अध्यक्ष जी, यहां पर हम लोगों ने राज्यपाल जी के भाषण को यहां पर फिर भी कोविड के प्रबंधन के दौरान उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 48 सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाया है और माननीय राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि अपने तरीके से इस चर्चा में भागीदारी की है। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। कई मुद्दे आए हैं, नेता प्रतिपक्ष तो बोलते हैं तो फिर उनकी अपनी एक वो होती है। बलिया यहां से सीधे नहीं जाना चाहते और बलिया का रास्ता भी अपनाते हैं कि यहां से आगरा, आगरा से फिर जयपुर, जयपुर से घूम करके आएंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर वो वाराणसी, वाराणसी से फिर फिर बिहार, पटना, पटना होकर के फिर आते हैं। उनका सीधा रास्ता नहीं, सीधा रास्ता यहां से गोरखपुर होते हुए जा सकते थे, यहां से मऊ होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। पता नहीं बीच में अयोध्या जाने में डर लगता होगा। लेकिन सीधे नहीं जाते तो स्वाभाविक रूप से जो सीधे चलेंगे नहीं तो सीधे बोलने में भी थोड़ा संकोच करते हैं। और उस प्रकार की चीज में देख करके बहुत चीजों को मैं कल यहां पे जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे बहुत सारी चीजें उन्होंने सही बोली, जैसे अस्वस्थ हुए तो भाई हमारा दायित्व बनता था। तो एक तो बुजुर्ग हैं, दूसरा नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हमारी विरासत का पार्ट है, तो इसलिए उनको हमें सम्मान देना था। तो हम लोगों को चिंता हुई, मैंने स्वयं भी फोन किया था, मैंने खन्ना जी से भी कहा, खन्ना जी ने कहा कि नहीं मैंने बातचीत कर ली है। मैंने कहा भी देखो हालचाल लेते रहिए और जो भी माननीय सदस्य या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, बीमारी है, कोई जबरदस्ती बीमारी को पकड़ के लेके आया नहीं, लेकिन हम हालचाल जरूर लेते रहें, पूछे कहीं कोई ऐसी बात न होने पाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि वीवीआईपी होना भी अपने आप में एक हो जाता है, लोग ट्रीटमेंट करने में संकोच करते हैं, डरते हैं। तो हमने कहा बराबर एक संवाद होना चाहिए, एक तय करो कि भाई क्या उन्होंने उसके लिए ट्रीटमेंट का भी प्रोटोकॉल अपनाया है, सब चीजों को देख करके।